राजीव अपने मन की सारी भावनाएं और दर्द को जैसे आंसुओं के जरिए बहा देना चाहते थे। वो अपने रौं में बहे जा रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। बस रोए जा रहा था और अपने मन के गुबार को आंसुओं के रास्ते बाहर निकाल रहा था। जब वो जी भर के रो लिया तो खुद ही शांत हो गया। अब वो खुद को काफी हद तक हल्का महसूस कर रहा था। मम्मी जानती थी कि इसके अंदर भावनाओं का तूफान भरा हुआ है और उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए उसे जी भर कर रो लेने दिया जिससे उसका मन हल्का हो जाए। और ऐसा हुआ भी। कुछ घंटों पहले राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या नहीं। उसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि झील को कैसे ढूंढे। पर अब उसका मन काफी हद तक हल्का लग रहा था। मम्मी कुछ देर के लिए उसे अकेले छोड़कर कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उन्होंने देखा कि राजीव थक कर चूर हो गया है और वो सो गया है। मम्मी धीरे से राजीव के पास आकर बैठ गईं और प्लेट साइड टेबल पर रखकर वो राजीव के बालों पर हाथ फेरने लगी। राजीव को मम्मी का सिर पर सहलाना बहुत अच्छा लग रहा था। उनका सिर रोने के कारण बहुत भारी होने लगा था, पर अब उनको अच्छा लग रहा था। काफी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी ने राजीव से कहा, उठो खाना खा लो। राजीव बोले, मम्मी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मम्मी बोली, मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाने को लाई हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें बचपन में खिलाती थी। राजीव उठकर बैठ गया। जैसे ही मम्मी ने पहला निवाला मुंह में डाला, राजीव की आंखों से आंसू की धार बह निकली और राजीव फिर से हिचक हिचक कर रोने लगा। मम्मी ने उसे गले से लगाकर समझाया, बस अब रोना बंद कर, अच्छे बच्चे के जैसे चुपचाप खाना खा लो। खाना नहीं खाने से तुम और कमजोर और बीमार हो जाओगे, तो झील को कैसे ढूंढोगे। राजीव चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खत्म करके मम्मी बोली, अब आराम से सो जाना, सुबह उठने पर अच्छा लगेगा। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया। मम्मी कमरे से निकलते वक्त लाइट और दरवाजा बंद करके गई थी। सुबह उठा तो राजीव खुद को तन मन से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तभी मम्मी चाय के साथ आई और बोली, ये लो गर्मा गर्म चाय पीकर अच्छा लगेगा। राजीव ने चाय का कप हाथ में लेकर धीरे धीरे चाय की चुस्की लेने लगा। फिर चाय खत्म करके वो नहाने चला गया। नहाने के बाद उसे तन मन में ताजगी महसूस हो रही थी। वो तैयार होकर जल्दी जल्दी जाने लगा तो मम्मी ने टोका कि बिना नाश्ता किए मत जाओ। राजीव का मन नहीं था खाने का, पर मम्मी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगा। फिर जल्दी से निकल गए और सबसे पहले वो अंकल जी के पास गए और उनके साथ पुलिस स्टेशन गए। वहां पर उन्होंने झील की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने झील का फोटो मांगा तो उन्होंने झील का एक फोटो उन्हें दे दिया। पुलिस स्टेशन में झील के बारे में जानकारी मांगी गई तो बारी बारी से दोनों को जितनी जानकारी थी उन्होंने दिया। पुलिस स्टेशन में उसके कॉलेज के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने उसकी जानकारी भी दी। फिर राजीव पुलिस इंस्पेक्टर का मोबाइल नंबर लेकर और अंकल जी को उनके घर छोड़कर ऑफिस पहुंचा। तब तक दोपहर हो चुका था। राजीव को भूख भी लगी हुई थी। उन्होंने लंच ऑर्डर किया और काम पर ध्यान केंद्रित किया। काम करते करते कब समय बीता और देखते ही देखते शाम, फिर रात। काम में फंसकर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। जैसे तैसे सारा काम निपटा कर वो ऑफिस से निकल गए। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन को फोन लगाया और पूछा कि केस में कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने बताया, उनके कॉलेज और घर के आसपास उनके जान पहचान वालों से झील के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। जहां वो काम करती थी वहां पर भी आसपास पूछताछ की गई। उन सब जगह के सीसीटीवी फुटेज मंगाए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ जानकारी मिले। इन सब में राजीव बहुत थक गया था। वो सीधे घर गया और बिस्तर पर निढाल होकर सो गया। कब तक यूं ही अंधेरे में लेटा रहा। तभी मम्मी आई और बोली, राजीव ऐसे अंधेरे में क्यों लेटा हुआ है, और कमरे का लाइट जला दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। राजीव ने अचानक हुई रोशनी से आंखें मलते हुए उठा तो उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। मम्मी बोली, क्या हुआ राजीव, तुम्हारी आंखें देखो लाल लाल हो गई हैं। राजीव थकान भरी आवाज में बोला, कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है, बस थोड़ा सा थकान है। मम्मी बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय लाती हूँ। राजीव का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी वो उठे क्योंकि वो अपने कारण मम्मी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तब तक मम्मी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर ले आई और राजीव के साथ बैठकर वो भी चाय पीने लगी। चाय पीते हुए मम्मी बोली, झील की कोई खबर मिली। राजीव ने मायूसी से भरकर कहा, नहीं।
मम्मी दिलासा देते हुए बोली, उदास ना हो, हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिर राजीव ने पापा का हाल पूछा। मम्मी बोली, ठीक है, तुम्हें बहुत बार पूछ चुके हैं, एक बार मिल लेना। राजीव बोले, हाँ मम्मी, अभी जाकर थोड़ी देर के लिए पापा के पास बैठता हूँ। राजीव पापा के पास आकर बैठ गए और बोले, पापा कैसा लग रहा है आपको? पापा मुस्कुराकर बोले, ठीक हूँ। राजीव बोले, आप सिर्फ अपने सेहत पर ध्यान दीजिए और जल्दी से अच्छे हो जाइए, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। पापा बोले, हाँ राजीव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे लायक कुछ काम हो तो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। राजीव ने पापा का हाथ हौले से पकड़कर कहा, जरूर पापा। फिर राजीव बोले, अब आप आराम कीजिए, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। राजीव एक बार फिर से झील को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया और वो झील को ढूंढने के लिए गली गली की खाक छानने लगा। वो निराश होकर एक पार्क के बेंच पर बैठ गया और मन ही मन बातें करता रहा। वो दर्द से डूबी आवाज में बोला, झील कहाँ हो यार तुम? मैं थक गया हूँ तुम्हें ढूंढते ढूंढते, हार गया हूँ, टूट गया हूँ, कहाँ हो तुम? क्यों मुझे इस तरह सता रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ और तुम न जाने कहाँ हो। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं? जहाँ भी हो प्लीज चलिए आओ, अब और मत सताओ। तभी राजीव का मोबाइल बजा। देखा तो झील की बुआ का फोन था। उन्होंने बताया कि वो भी झील को ढूंढने के लिए यहाँ आई हुई हैं। अंकल जी से आपका नंबर मिला, हम लोगों को भी झील की बहुत चिंता हो रही है। वो बिना माँ बाप की बच्ची, उसने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, उसने कभी भी अपने आप को हम पर बोझ नहीं बनने दिया। इतने दिनों से आज तक उस बच्ची से हमें कोई परेशानी नहीं हुई, अब अचानक से वो कहाँ लापता हो गई, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है। राजीव बोले, हाँ बुआ जी, जैसे ही झील की कोई खबर मिली तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, अभी मैं फोन रखता हूँ। तभी एक बार फिर राजीव का फोन बजा। राजीव ने देखा तो इंस्पेक्टर अर्जुन का फोन था। उन्होंने बताया कि हफ्ते भर पहले तक की सीसीटीवी फुटेज मंगाए हैं, आप चाहें तो आकर देख सकते हैं। राजीव ने तत्काल अंकल जी को फोन किया और बताया कि सीसीटीवी फुटेज मंगवाए गए हैं, उन्हें देखने आप भी साथ चलोगे क्या? अंकल जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम खुद को अकेला मत समझो, जब भी जरूरत हो बेझिझक बोलना। राजीव बोले, थैंक्स अंकल जी, मेरे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए। इस समय मुझे आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। अंकल जी बोले, ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। राजीव अंकल जी के पास गए और उसके साथ पुलिस स्टेशन गए। वहां पर सब कुछ तैयार था। उनके पहुंचते ही सीसीटीवी फुटेज देखना प्रारंभ किए। बारी बारी से पहले कॉलेज के फोटोज देखे तो उनमें 5 दिनों के पहले तक आना जाना सब दिखाई दिया। घर के पास पास के फुटेज में रोज समय घर आना जाना दिखा। घर 5 दिनों से पहले जाने का दिखाई दिया पर वापसी का नहीं था। अब अंकल जी की बेकरी के पास के फुटेज देखे, उसमें रोज का आने जाने का दिखाई दिया पर 5 दिनों पहले के समय पर आना दिखाई दिया पर जाने का समय पर नहीं दिखाई दिया। अंकल जी के बयान के मुताबिक 5 दिनों पहले झील लिफ्ट में जाते दिखाई दे रही है पर वो अंकल जी की बेकरी तक नहीं पहुंच पाई और समय पर वापसी का भी फुटेज नहीं दिखाई दिया। पर ये क्या, अचानक 2 बजे रात को झील फिर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी, एकदम अस्त व्यस्त हालत में, पागलों जैसे जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, उसके बाल खुले और बेतरतीब ढंग से फैले हुए थे। चेहरे पर से डर के कारण हवाइयां उड़ रहे थे। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खराब हो गया था। वो सर से पैर तक पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके चेहरे पर और शरीर पर जगह जगह चोट के कारण खून बह रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा पानी में भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी और वो बदहवासी में पागलों के जैसे पूरे गले से चीख रही थी। पर उस सुनसान रात में कोई उसकी दुर्दशा देखने वाला नहीं था और न ही कोई उसके दर्द भरी चीखें सुनने वाला था। झील की ये दुर्दशा देखकर राजीव अपना धैर्य खोकर फूट फूट कर रोने लगा। अंकल जी ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। इंस्पेक्टर अर्जुन भी राजीव की हालत देखकर भावुक हो गए। उन्होंने राजीव के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, राजीव आप चिंता ना करें, हम पूरा जोर लगा देंगे झील को ढूंढने में और जिन्होंने भी झील की ये दुर्दशा की है हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। राजीव ने अपने आप को संभाला और कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन प्लीज मेरी झील का आप लोग जल्दी से जल्दी पता लगाइए। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। हम सड़क और चौक से
सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर देखते हैं कि झील जी आखिर उस रात ऐसे हालत में कहाँ तक गईं। और शर्मा अंकल जी के अनुसार वो जब लिफ्ट में उसके बेकरी तक जाने के लिए चढ़ी तो पहुंची कैसे नहीं। और अगर पहुंची हैं तो शर्मा जी हमसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर लिफ्ट में ही उनके साथ कुछ घटना हुई है। हमें सभी एंगल से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। शर्मा जी, अब बुरा मत मानना, पर आप हमारे शक के दायरे में हैं। आपके बयान और सीसीटीवी फुटेज में मेल नहीं है। हमें सीसीटीवी फुटेज पर पूरा यकीन है। आपसे हमें नए सिरे से पूछताछ करनी होगी, इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा। तो शर्मा अंकल जी बोले, बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको हर तरह से सहयोग देने को तैयार हूँ। आपको मुझसे ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा है तो मैं आपके भरोसे पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है और आपको मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। इसलिए मैं आपके कार्यशैली को समझता हूँ और उसकी दिल से इज्जत करता हूँ। आप यकीन रखिए, मैं आपको हर संभव सहयोग देने की कोशिश करूंगा। शर्मा जी ने आगे कहा, अगर आपको सीसीटीवी फुटेज पर पूरा भरोसा है तो मुझे भी अपनी बेगुनाही पर यकीन है। आप हमारे शॉप के बाहर भी सीसीटीवी लगा है, वहां का फुटेज मंगवाएं। उसमें रोज लोगों के आने जाने का फुटेज आपको मिल सकता है। आप जल्द से जल्द उसे मंगाएं, आपको इस केस में मदद मिलेगी। शर्मा अंकल जी बोली, और रही बात मेरे बयान की, तो मैं इस बार भी अपने पुराने बयान पर ही कायम हूँ। उस शाम को झील मेरे शॉप पर नहीं आई थी, वो हमारे बिल्डिंग तक आई। फिर कहाँ गई इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाने और देखने तक यहीं रहना होगा, इंस्पेक्टर अर्जुन ने शर्मा जी से कहा। और आगे बोले, जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते यहीं पुलिस कस्टडी में रहेंगे। शर्मा जी बोले, ठीक है इंस्पेक्टर अर्जुन, ये आपके काम का हिस्सा है, मैं आपको पूरा सहयोग दूंगा। राजीव इन सब बातों से दूर जाने किस दुनिया में खोए हुए थे, वो गुमसुम से चुपचाप बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, राजीव अभी आप घर जाइए, बहुत रात हो चुकी है। शर्मा जी आज रात में यहीं रुकेंगे, आप अभी घर जाइए। कोई खबर मिली तो हम आपको सूचित कर देंगे। राजीव शर्मा अंकल जी से बोले, सॉरी अंकल जी, आप मेरे कारण इस परेशानी में फंस गए। अंकल जी बोले, नहीं राजीव, कोई बात नहीं, ये सब तो इस कार्य का हिस्सा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, तुम आराम से घर जाओ और अपना ध्यान रखो। राजीव भारी मन से घर की ओर लौट आए। तब तक रात के 12 बज रहे थे। वो टूटा हुआ सा घर आकर सीधे अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर निढाल होकर फूट फूट कर रोने लगा। और तब तक रोता रहा जब तक वो रोते रोते निढाल ना हो गया। उसकी आंखों के सामने से झील का वो दर्दनाक दशा ओझल नहीं हो पा रहा था। उसकी दर्दनाक चीख राजीव के कानों में गूंज रही थी। उसने कसकर आंख और कान बंद कर लिए, फिर भी वो उस भयानक मंजर से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो बच्चों जैसे सहम कर बिस्तर के एक कोने में गठरी जैसे बैठ गया और वहीं घुटने पर सिर रख कर बैठ गया। और कब तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर अचानक से उसके कानों में झील की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी और राजीव ने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिया। राजीव पसीने पसीने हो गया और थरथरा गया। उसका गला सूख गया। वो बिस्तर पर से उठकर गिलास में पानी डालकर घूंट घूंट पीने लगा। पानी पीने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने पानी का एक और गिलास भरा और उसे भी घूंट घूंट कर पीने लगा। अब उसे तन मन से थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले तक वो पागल जैसा हो गया था। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी, पर अब धीरे धीरे वो कुछ सोच समझ पा रहा था। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, फिर सो गया। पूरे दिन की व्यस्त दिनचर्या और काम का बोझ ऊपर से झील को खोजने की भागदौड़ में वो ठीक से न खा पा रहा था और न ही ठीक से आराम कर पा रहा था। इसलिए शरीर और मन दोनों थक गया था। इस थकान की वजह से वो सुबह के 11 बजे तक सोता रहा। मम्मी ने राजीव को देर तक सोते देखा तो उन्हें चिंता हो रही थी। इसलिए उन्होंने राजीव के रूम में आकर लाइट जला दी और खिड़की से पर्दे खोल दिए। तेज रोशनी से राजीव की आंखें चौंधे आ गईं और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और उन्नीदापन में कहा, क्या हुआ मॉम? मम्मी बोली, सुबह के 11 बज रहे हैं, इतनी देर तक तो तू आज तक कभी नहीं सोया, आज क्या हुआ यही पूछने आई हूँ। मम्मी ने देखा राजीव की आंखें एकदम लाल लाल और सूजी हुई दिखाई दे रही थीं। मम्मी ने कहा, क्या हुआ राजीव, कुछ तो बताओ, कब तक अकेले अकेले अपने दुख में घुटते रहोगे? मम्मी को नहीं बताओगे? ये सुनकर राजीव का धैर्य खत्म हो गया और वो मम्मी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। रो रो कर उसका गला बैठ सा गया था। मम्मी ने उसे बहुत मुश्किल से चुप कराया। काफी देर के बाद राजीव सामान्य हो पाया। मम्मी बोली, मैं चाय लेकर आती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, हम फिर बात करेंगे। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया और उठकर बाथरूम में जाकर घुसा। अच्छे से हाथ मुंह धोकर वापस आया
तो खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था। चाय का कप पकड़ाकर मम्मी बोली, हाँ बताओ कि क्या हुआ। राजीव बोले, समझ में नहीं आ रहा, बात कहाँ से शुरू करूं। मम्मी बोली, जो जो बताना चाहो बताते जाओ। तब राजीव ने बताया कि उन लोगों को झील सीसीटीवी फुटेज में किस हालत में दिखाई दी और उसकी वो दर्द भरी चीखें सुनने के बाद से बस वही कानों में गूंज रही हैं। जब भी आंखें बंद करो वही भयानक मंजर नजर में बार बार कौंध रहा है। वे बातें हैं, कोशिश करने पर भी दिलो दिमाग से दूर नहीं जा रही हैं। जब से झील को उस दुर्दशा में देखा है, दिमाग सुन्न पड़ गया है। जब पहली बार उसे इस हालत में देखा, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहीं पुलिस स्टेशन में फूट फूट कर रोने लगा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए सामान्य हो पाया। मम्मी ने कहा, फिर झील कहाँ है? तो राजीव बोले, पता नहीं मॉम। और उसकी आंखों में फिर से नमी तैर गई। मम्मी ने उसे बहलाते हुए कहा, दिल छोटा मत करो राजीव, जल्दी ही झील का पता चल जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा करो। फिर रीना जी बोली, जाओ नहा धोकर तैयार हो जाओ, कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। राजीव ने हामी भरी और उठकर स्नान आदि करने बाथरूम चला गया। वो काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा और पानी सर से पैर तक उसे भिगाता रहा, जैसे सारे दुख दर्द परेशानी को वो पानी में धोकर बहा देना चाहता था। नहाने के बाद वो अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। फिर तैयार होकर वो पूजा कक्ष में गया और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी झील को मुझे मिला दो और उसे सही सलामत रखना। फिर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन गए। वहां पर इंस्पेक्टर अर्जुन से मिलना चाहते थे, पर वो केस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और शर्मा अंकल जी भी पुलिस स्टेशन में नहीं थे। उन्होंने इंस्पेक्टर अर्जुन को फोन किया तो उन्होंने बताया कि शर्मा जी की बेकरी के सामने के सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि उस रोज झील उनके दुकान पर काम करने नहीं गई थी। उससे पहले के दिनों में आने और जाने के समय पर दिखाई दी और शर्मा जी का बयान भी वही था, इसलिए उनको सुबह छोड़ दिया गया और इंस्पेक्टर अर्जुन ने राजीव को सिटी हॉस्पिटल बुलाया है। राजीव ने कहा, मुझे सिटी हॉस्पिटल क्यों आना पड़ेगा, वहां पर मेरा क्या काम है? तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, राजीव, झील के कदकाठी और उसी की उम्र की एक लड़की की बॉडी मिली है। इंस्पेक्टर अर्जुन की बात सुनकर राजीव गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर अर्जुन, मैंने आपको झील को ढूंढने को कहा है, किसी भी लड़की की डेड बॉडी को मैं क्यों शनाख्त करूं? इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, कम डाउन राजीव, आप एक बार यहाँ आइए तो, और हाँ, अपने साथ उनके घर के किसी और व्यक्ति को भी लाइए जो उसे अच्छे से जानता हो। तब राजीव ने झील की बुआ को फोन किया और कहा, बुआ जी, आपको मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल जाना है, आप तैयार रहिए, मैं आपको लेने आता हूँ, हम दोनों साथ में चलेंगे। बुआ जी ने हाँ कहा और वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गईं। थोड़ी देर बाद राजीव आया और वो बुआ जी को लेकर आशंकित मन से हॉस्पिटल पहुंचे। रास्ते में बुआ जी ने राजीव से कहा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, हम ऐसे अचानक से हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं और तुम भी एकदम बदहवास हालत में लग रहे हो, झील की कोई खबर है क्या? तो राजीव ने कहा, बुआ जी, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तो ही वहां पूरी बात पता चलेगी, प्लीज तब तक आप थोड़ा धैर्य रखिए। ये सुनकर बुआ जी रुआंसी हो गईं और उसकी आंखों से आंसू की नमी तैर गई। उनको ऐसे देखकर राजीव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप शांत रहिए, भगवान हमारी झील के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकते। फिर वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर इंस्पेक्टर अर्जुन को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर अर्जुन सामने से आते दिखाई दिए। वो दोनों शीघ्रता से चलकर उनके पास पहुंचे और राजीव बोले, क्या बात है, आपने हमें तत्काल यहाँ क्यों बुलाया है? इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, झील जैसी उम्र और कदकाठी से मिलती जुलती एक डेड बॉडी हमें मिली है। आप लोग प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए और उसे शनाख्त कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि वो झील हो, आप लोग बस एक बार देख लीजिए, ये बस एक फॉर्मेलिटी है जिसे पूरा करना है, यही समझकर एक बार देख लीजिए। राजीव थरथराकर वहीं जमीन पर बैठ गया। इंस्पेक्टर अर्जुन और बुआ जी ने उन्हें संभाला और कहा कि ठीक है, हम एक बार चलते हैं शनाख्त के लिए, आप दोनों मेरे साथ चलिए, घबराइए नहीं, थोड़ा हिम्मत रखिए। राजीव को दोनों ने पकड़कर जमीन से उठाया और इंस्पेक्टर अर्जुन ने राजीव को सहारा देकर अपने साथ दोनों को वहां ले गए जहां पर बहुत सारी डेड बॉडी थी। उनमें से एक के पास आकर इंस्पेक्टर अर्जुन रुक गए और बोले, बुआ जी यही है, आप जरा ढका हुआ कपड़ा हटाकर देखिए। बुआ जी थरथराकर पीछे हट गईं और आशंका से कांप उठीं। वो बोली,
मुझ में हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं ये कपड़ा हटाकर देख पाऊं। तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने खुद वो कपड़ा धीरे से हटाया। राजीव ने तो कसकर आंखें बंद कर ली थीं। बुआ जी की हालत भी बहुत खराब थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज आप लोग एक बार हिम्मत करके शिनाख्त कर लीजिए। तो बुआ जी थोड़ा पास गईं और उस बॉडी को गौर से देखा, फिर धीरे से बुदबुदा रही थीं। ये हमारी झील नहीं है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, क्या ये झील नहीं है? तो बुआ जी ने फिर से कहा, ये हमारी झील नहीं है। राजीव को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली और एक हल्की दृष्टि बॉडी पर डाली और वो भी बोले, ये हमारी झील नहीं है, और हाँफते हुए वहीं जमीन पर बैठ गए, जैसे कितने मन का बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। बुआ जी बोली, चलो राजीव, ये हमारी झील नहीं है, ऊपर वाले ने उसे कहीं सुरक्षित रखा है। वो दोनों वापस लौटने लगे। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन को किसी ने बुलाया और वो वहां से चले गए। इधर राजीव और बुआ जी भी हॉस्पिटल से निकल गए। इंस्पेक्टर अर्जुन को फिर सूचना मिली कि एक लड़की झील जैसी ही, उसकी ही उम्र की, एक सप्ताह पहले सड़क किनारे बेहोश और लावारिस हालत में मिली थी। पर वो पिछले एक सप्ताह से बेहोश है। जब वो हॉस्पिटल आई थी उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। देखकर उसका बचना मुश्किल लग रहा था। शरीर पर जगह जगह चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। पानी में लगातार कई घंटे भीगते हुए पड़ी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे और अस्त व्यस्त हालत में सुनसान सड़क किनारे पड़ी थी। किसी ने पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस वहां जाकर उसे वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसकी हालत देखकर लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। वो बहुत नाजुक हालत में थी, बिल्कुल जिंदा लाश के समान। सिर्फ सांसें मंद गति से चल रही थी। उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया था। ये उनके दुर्दशा को देखते ही लगता है। उनको बाहरी चोट के अलावा आंतरिक चोट और खून रिसाव भी हो रहा था। इसके अलावा चेतना उनकी बिल्कुल लुप्त थी। उसके बचने और ठीक होने की उम्मीद बहुत कम लग रही थी। पर जाने किसकी दुआ असर कर रही थी कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। पर पिछले एक हफ्ते से उसकी चेतना नहीं आ पा रही थी, इसलिए वो अभी भी गुमशुदा और लावारिस हालत में वहां हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी है। इंस्पेक्टर अर्जुन को जब पता चला कि कोई ऐसा केस है तो वो बिना देर किए उस मरीज से मिलने गया। इंस्पेक्टर अर्जुन जब उस मरीज के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा एक बिल्कुल फूल जैसी मासूम और नाजुक बच्ची सी युवती बिस्तर पर लेटे हुए है, ऐसे जैसे गहरी नींद में सो रही है। उसके चेहरे पर, माथे पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर जगह जगह बैंडेज लगा हुआ था। उसकी इस हालत को देखकर अर्जुन जैसे प्रोफेशनल आदमी का दिल भी दहल उठा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि इसके परिजनों को इसके इस हालत का पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। इंस्पेक्टर अर्जुन उस मरीज के पास आकर उसको गौर से देखने लगे और फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फिर उसमें से फोटो गैलरी से निकालकर मिलान किया और मन ही मन मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो झील है। वहीं बगल में खड़ी हुई नर्स ने कहा, आपने क्या कहा सर? तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि इसके कोई रिश्तेदार या परिचित इनसे मिलने कोई आए हैं क्या? तो नर्स रोजी ने कहा, नहीं सर, पिछले एक हफ्ते से ये ऐसे ही बेहोश पड़ी हुई है। हमें इसके नाम, पता, परिचय कुछ भी जानकारी नहीं है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने पूछा, अब इसकी तबीयत कैसी है? तो नर्स रोजी ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी तो ये एक सप्ताह से काफी बेहतर हो गई है। जब ये यहाँ लाई गई थी तो इसकी हालत देखकर मजबूत दिल वालों का भी कलेजा कांप उठे, ऐसे हाल में थी। तब इसको देखकर लगता नहीं था कि ये ठीक हो जाएगी, पर एक सप्ताह में काफी बेहतर हो गई है। बस इसको होश नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इनको होश कैसे आएगा? तब नर्स रोजी ने कहा कि इसको होश अचानक से आएगा, ये कोमा जैसे सिचुएशन में है। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। उसने राजीव को फोन करके बताया कि झील जी जैसे एक मरीज यहाँ सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई है, आप एक बार आकर देख लीजिए। राजीव तब ऑफिस में थे, एक जरूरी मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ सर, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ सीधे सिटी हॉस्पिटल आता हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन ने राजीव को कहा, आप आकर नर्स रोजी से मिल लेंगे और मेरा नाम लेंगे तो वो आपको उनके पास लेकर जाएंगे। मुझे काम है इसलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। राजीव बोले, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप झील को ढूंढने में आपने हमारी हर प्रकार से मदद की। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं राजीव, ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है और हम भी तो इंसान हैं, हमारे अंदर भी संवेदना है। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन बोले, अभी मैं निकलता हूँ, आपसे फिर मिलता हूँ। राजीव बोले, थैंक्स। फिर फोन डिस्कनेक्ट किया गया। राजीव ने मीटिंग शॉर्टकट में समाप्त किया और सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। रिसेप्शन पर जाकर नर्स रोजी के बारे में पूछा
कि वो अभी कहाँ मिलेगी। तो रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की ने बताया, वो सामने से आ रही है रोजी। राजीव ने सामने की ओर देखा तो एक 30-32 साल की उम्र की एक महिला नर्स के ड्रेस में आ रही थी। वो देखने में सुंदर और शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उसके व्यक्तित्व को निखार रही थी। राजीव रोजी के पास आकर बोले, हेलो सिस्टर। रोजी ने जवाब देते हुए कहा, हेलो। आगे राजीव ने कहा, मुझे इंस्पेक्टर अर्जुन ने आपसे मिलने को कहा है। तो रोजी ने कहा, क्यों, आपको मुझसे क्या काम है। राजीव बोले, उन्होंने बताया है कि एक लड़की यहाँ एडमिट है, वो हमारे पहचान की है, आप एक बार मुझे उससे मिला दीजिए। तो रोजी ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप आइए मेरे साथ। राजीव रोजी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस कमरे में आए थे जहाँ झील को रखा गया था। वहां पहुंचकर राजीव को एक अलग ही एहसास हुआ, जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। रोजी ने हाथ के इशारे से कहा, देख लीजिए, यहाँ है। राजीव धड़कते दिल से धीरे धीरे झील के करीब पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो अब सचमुच झील के पास है। झील को ढूंढने में वो कहाँ कहाँ का खाक नहीं छानता फिर रहा था, और आज सचमुच झील उसके सामने थी। वो झील के बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि कहीं उसकी ये उम्मीद भी हर बार की तरह टूटकर बिखर ना जाए। रोजी ने उसे ऐसे जड़बत खड़ा देखकर टोका, क्या हुआ आपको। तो राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ देखता हूँ। फिर राजीव ने झील को देखा और भावनाओं के बसीभूत होकर राजीव की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। उसने झील को इस तरह के हाल में देखा तो उसका दिल खून के आंसू रो उठा। उसके शरीर पर जगह जगह बैंडेज लगा था और चोट के निशान थे। वो बिल्कुल बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो थरथरा गया और तब रोजी ने संभाला और कहा, संभालिए खुद को। फिर एक स्टूल खींचकर वहीं झील के बिस्तर के पास उसे बैठने को कहा। रोजी बोली, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लड़की पिछले एक हफ्ते से ऐसे ही बेनाम और लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। मुझे दुख होता था कि ये कितनी प्यारी और मासूम लड़की ऐसे हालत में यहाँ पड़ी है। कोई खोज खबर लेने वाले भी नहीं हैं, न ही घर वाले और न ही कोई पहचान वाले। तब राजीव बोले, हम पिछले एक हफ्ते से इसे खोज खोज कर पागल हो गए थे, पर झील की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। रोजी मुस्कुराकर बोली, अच्छा झील नाम है इनका। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर राजीव से रोजी ने कहा, आप इनके कौन हैं। तो राजीव अचकचा गया और उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। तो रोजी मुस्कुराकर बोली, बस बस शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं आपका चेहरा देखकर समझ गई थी, आप इनके लवर हैं। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, झील जल्दी ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब आप उसके पास आ गए हैं। राजीव ने कहा, आपने ये कहकर मेरी बहुत बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। मैं झील को इस हालत में नहीं देख पाऊंगा। उसे पहले जैसे हंसते खेलते देखना चाहता हूँ, वो भी जल्दी से जल्दी। हाँ, आप बस देखते रहिए, ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इतने दिनों तक आपके लिए ही तो सांसें ले रही थी। आपके प्यार के असर से होश में आ जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। रोजी बोली, आप यहाँ बैठो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। राजीव झील के पास अकेले बैठा तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत समय के बाद वो झील के पास अकेले था। उसने झील का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बस झील, बहुत सता लिया, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने राजीव को और परेशान मत करो। फिर वो झील के बालों को सहलाने लगा, पर झील पर तो जैसे राजीव की किसी बात का कुछ असर ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी बेसुध पड़ी थी। शायद उसके कानों तक राजीव की आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसका स्पर्श झील के अंदर कोई हलचल उत्पन्न नहीं कर पाया। उसकी भावनाएं झील के दिल को छू नहीं पा रही थीं। वो बिल्कुल निर्विकार भाव से बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी राजीव ने बिस्तर पर लेटे हुए झील को आलिंगन किया, पर अब भी वो पहले की तरह बेजान पड़ी थी। तब तक रोजी आ गई और वो राजीव से बोली, आप जरा बाहर जाइए, हमें इनके कपड़े बदलना है और इन्हें स्पंज बाथ भी देना है। झील के कमरे से राजीव बाहर निकल गए और तभी उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने सबसे पहले मॉम को फोन किया और झील के मिलने की खुशखबरी दी। रीना जी बहुत खुश हो गईं और राजीव से कहा, ये सब तुम्हारे प्यार का ही असर है कि झील से ही सलामत मिल गई। फिर राजीव बोले, मॉम मैं आपको घर में मिलता हूँ, अभी फ़ोन रखता हूँ। फिर राजीव ने बुआ जी को फ़ोन करके बताया कि झील मिल गई है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी खतरे से बाहर है। फिर राजीव ने शर्मा अंकल जी को फ़ोन किया और बताया कि झील मिल गई है। राजीव ने फिर इंस्पेक्टर अर्जुन को फ़ोन किया और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन, आपने मेरी झील मुझसे मिला दी। फिर राजीव ने झील की क्लासमेट रीमा को फ़ोन किया और बताया कि झील मिल गई है, वो सुरक्षित है और अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे बातें करने के बाद राजीव फिर झील के पास गए।
अभी झील तरोताजा और प्यारी सी गुड़िया सी लग रही थी। वो झील का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगे। झील अब उठ भी जाओ यार, कब तक ऐसे सोए रहोगी? उठो और प्लीज मुझसे बातें करो। कब से तुम्हारी आवाज इन कानों ने सुनी नहीं है? कब से तुम्हारी शरारत पर मुझे प्यार नहीं आया है? कब से मैंने तुम्हें हंसते मुस्कुराते हुए देखा नहीं है? उठो, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। मुझे अपनी पहली वाली हंसती मुस्कुराती झील चाहिए। प्लीज मुझे मेरी पहले वाली झील लौटा दो। और राजीव ने एफएम पर बैक टू बैक गाना लगा दिए कि शायद इन गानों को सुनकर झील को वो पल याद आ जाएं जो उन दोनों ने साथ बिताए थे। हमारी चाहतों का मिट न सकेगा फसाना। पर झील पर राजीव की किसी बात का असर नहीं हुआ। अब राजीव का धैर्य जवाब दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कमरे से बाहर निकल गया। तभी सामने से रीना जी आते हुए दिखाई दी। राजीव ने अपने आंसू जल्दी से पोंछे, पर फिर भी आंखों की नमी को वो मम्मी से छुपा नहीं पाया। मम्मी ने जब झील की हालत देखी तो उसे सदमा सा लगा। इतनी प्यारी बच्ची और इसके साथ इतना सब हो गया। अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। ऊपर वाले को इस बच्ची पर दया नहीं आती है क्या? उन्होंने मन ही मन सोचा। राजीव बोले, देखिए ना मॉम, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी झील उठ नहीं रही है और ना मुझसे बातें कर रही है। मैं इसे इस हालत में देख नहीं सकता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। राजीव की आंखें लाल लाल हो गई थीं। वो एकदम थक कर चूर हो गया था। मम्मी बोली, ठीक है राजीव, वो अभी हमें मिली है ना, वो धीरे धीरे ठीक होगी। अभी तुम घर चलो। राजीव बच्चों जैसे जिद करके बोला, नहीं मॉम, मैं झील को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी बुआ जी आ गईं। वो बोली, राजीव तुम घर जाओ, सुबह आना, मैं झील के साथ हूँ। तो राजीव ने कहा, नहीं, अब मुझे एक पल भी झील को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो बुआ जी बोली, ठीक है राजीव, झील तुम्हारी अमानत है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। तुम झील के लिए अपना ध्यान रखो, तुम्हें आराम की जरूरत है, घर जाओ। तब राजीव हार कर बोला, ठीक है, पर झील की खबर आप मुझे देते रहेंगे? तो बुआ जी बोली, हाँ पक्का, सब बताऊंगी, पर अब तो घर जाओ। राजीव सहमति में सिर हिलाया और फिर झील के पास आकर बोले, झील, मैं कल सुबह तुमसे आकर मिलता हूँ। और रीना जी और राजीव वहां से चले गए। उसी रात अचानक सुबह के 4 बज रहे थे। तभी अचानक से झील ने आंखें खोली। बुआ जी वहीं झील के पास सोफे पर सोई हुई थी। झील उठकर बिस्तर पर बैठ गई और वो इधर उधर नजरें घुमाकर देख रही थी। तभी बुआ जी जाग गईं। उन्होंने झील को बिस्तर पर बैठे हुए देखा। वो उसके पास जाकर बोली, झील कैसा लग रहा है बेटा? पर झील तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। वो बुआ जी की किसी भी बात को जैसे सुन समझ नहीं पा रही थी। वो बस बुआ जी को बस देखे जा रही थी। बुआ जी तेजी से सिस्टर को बुला लाई, क्योंकि वही अभी झील की देखभाल कर रही थी। रोजी और बुआ जी जब कमरे में आई तो झील उसी हाल में बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिस हाल में बुआ जी छोड़कर गई थी। चुपचाप, एकदम शांत और गंभीर, बिल्कुल बिना किसी भाव के, किसी स्टैचू के जैसे। रोजी उसे देखकर बोली, अब कैसे लग रहा है झील? पर झील सिर्फ उसको देख बस रही थी। तब बुआ जी ने कहा, देखिए ना, ये किसी बात का जवाब नहीं दे रही है, बस देख रही है। तो रोजी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। अब वो ही इनको चेकअप करके बताएंगे कि इनकी क्या कंडीशन है। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने झील का चेकअप किया। उनके बाहरी चोट तो काफी हद तक ठीक हो गए थे, पर उस दुर्घटना से उसके दिल दिमाग पर गहरा असर पड़ा था और वो डर सहम कर रह गई थी। इस समय वो भले ही होश में थी, पर अभी भी उस सदमे की वजह से वो कुछ भी सोचने समझने और बोलने की हालत में नहीं थी। डॉक्टर साहब ने बताया कि झील का चेकअप साइकाट्रिस्ट से करवाने वाले हैं। तब तक सुबह के 8 बज गए। राजीव जो हॉस्पिटल आया तो उसके लिए एक सरप्राइज था। वो झील के कमरे में पहुंचा तो उसे झील बिस्तर पर बैठी हुई मिली। राजीव तो जैसे खुशी से झूम उठे। वो झील के पास आकर बैठ गए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, कैसा महसूस हो रहा है झील? पर झील उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहचानती नहीं हो। वो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। तब बुआ जी ने कहा, जब से झील होश में आई है बस ऐसे ही है, कब से ऐसे ही मूरत के जैसी बैठी हुई है, ना कुछ बोल रही है, न ही किसी को पहचान रही है, पता नहीं कुछ सुन समझ पा रही है कि नहीं। तभी रीमा, झील की दोस्त, उससे मिलने आई, पर झील ने उसके साथ भी कोई बात नहीं की, अजनबी जैसे बस उसे देखते हुए बैठी थी। रीमा ने फिर राजीव से कहा, ये क्या हो गया है झील को, ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है? तब राजीव ने कहा, बाहर आओ, तुम्हें बताता हूँ कि आखिर झील को हुआ क्या है। फिर बाहर आकर उसने वो सब बताया जो उसे मालूम था, पर वास्तविकता में झील पर क्या गुजरी है ये वही बेहतर बता सकती है। डॉक्टर्स ने चेकअप करके बताया, वो उसके लक्षणों के आधार पर अनुमान लगाया,
पर वास्तविकता तो झील ही बता सकती थी। पर वो कुछ भी कहने सुनने की स्थिति में नहीं है। तब तक साइकाट्रिस्ट भी आ गई। वो डॉक्टर सुभा के नाम से जानी जाती है। वो बहुत देर तक अकेले झील के साथ बातें करती रही और उसका चेकअप भी किया। फिर डॉक्टर सुभा के निर्देश पर उसे नींद की दवाई दी गई, जिससे उसे आराम मिले। फिर राजीव ने डॉक्टर सुभा और डॉक्टर गुप्ता से मिलकर झील के स्वास्थ्य पर बात की। तब डॉक्टर सुभा ने भी डॉक्टर गुप्ता के इस बात का समर्थन किया कि झील को गहरा मानसिक सदमा लगा है, इसलिए वो इस हालत में है। तो राजीव ने जानना चाहा कि इसका क्या इलाज है। दोनों डॉक्टर का सुझाव था कि थोड़ा सा उसके कंडीशन पर निगरानी रखा जाए, तो हो सकता है थोड़े समय में उसकी हालत में सुधार हो। आज पूरे 1 सप्ताह हो चुका है झील को होश में आए, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। कभी कभी उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं। वो बेजान मूर्ति की तरह अचल बैठी रहती है। तभी झील अचानक से उठकर बैठ गई, जैसे उसने बहुत बुरा सपना देखा हो। वो घबराहट में हाँफ रही थी और पसीने से भीग कर लथपथ हो गई थी। राजीव का ध्यान इन सब बातों से टूट गया और वो वर्तमान में लौट आए। वो शीघ्रता से उठकर झील के पास गए और उसकी हालत देखकर समझ गए कि वो बहुत घबराई हुई है। डर उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। वो डर से थर थर कांप रही थी। राजीव ने उसे पसीने से लथपथ देखा तो उसको पानी का गिलास भर कर दिया और वो हड़बड़ करके सारा पानी गटागट पी गई। पानी उसके ऊपर गिर गया। वो रूमाल निकालकर उसका पानी और पसीने से नहा रही झील को हौले हौले से पोंछकर उसे फिर एक गिलास पानी दिया। झील वो पानी भी पूरा पी गई। अब वो थोड़ा सामान्य हो पाई। राजीव ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, रिलैक्स झील, सब ठीक है, और उसे गले लगाना चाहा। पर झील घबराकर बिस्तर के कोने में जाकर दुबक गई और राजीव को अजनबी नजरों से देखने लगी। राजीव ने झील को कहा, घबराओ नहीं झील, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आओ बिस्तर पर अच्छे से लेट जाओ। पर वो अविश्वास से भरी नजरों से उसे टुकुर टुकुर बस देखे जा रही थी। राजीव से अब झील की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द के आंसू आ गए। वो कमरे से बाहर निकल आया। बहुत देर तक बरामदे में टहलता रहा। फिर वो कमरे में आ गया। तब तक झील बिस्तर के उसी कोने में बिल्कुल बच्चों जैसे सिमट कर सो गई थी। राजीव ने बहुत ही धीरे से झील को बिस्तर पर ठीक से लिटाया और उसे चादर उड़ा दिया। तभी नींद में झील ने राजीव का हाथ पकड़ लिया और राजीव वहीं झील के पास बैठ गया। उसने सोचा, बस अब बहुत हुआ, झील के इलाज के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। मैं आज ही डॉक्टर से बात करता हूँ। फिर वो सुबह का इंतजार करने लगा। जल्दी ही सुबह भी हो गया। तब तक बुआ जी झील के पास आ गईं और राजीव से कहा, राजीव आप घर जाओ, आराम करना। राजीव बोले, जब तक झील ठीक नहीं हो जाती मुझे कहाँ आराम है बुआ जी। बुआ जी बोली, ठीक है, पर दिनचर्या तो सही रखना जरूरी है। राजीव बोले, ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ। घर आकर राजीव नहाने के बाद बिस्तर पर लेट गया और थकावट की वजह से उसे नींद आ गई। काफी देर तक वो सोया रहा। दोपहर के 11 बज गए तो रीना जी आई और बोली, राजीव उठकर नाश्ता कर लो, बहुत समय हो गया है, तुम्हें भूख भी लग रही होगी। तब राजीव ने कहा, हाँ मॉम, थोड़ी थकावट हो रही है और भूख भी लग रही है। रीना जी बोली, बहुत समय बाद तुम्हें खुद की सुधाई, वरना तुम इन सब परिस्थितियों में खुद को भूल ही गए थे। राजीव ने कहा, हाँ मॉम, सिचुएशन ही ऐसा आ गया है। पहले आप मुझे चाय दे दो, चाय पहले पीने का मन हो रहा है। रीना जी बोली, बहुत थकान हो रही है ना। तो राजीव बोले, हाँ मॉम, पर मेरे पास अभी थकने का समय नहीं है। आप मुझे जल्दी से नाश्ता परोस दीजिए, मुझे हॉस्पिटल जाना है। राजीव को हॉस्पिटल पहुंचने तक दोपहर के 1 बज गए। वहां पहुंचकर राजीव डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर सुभा से मिला और झील की कंडीशन के बारे में बात करने लगे और कब तक वो ऐसे रहेगी, इस विषय पर आपस में चर्चा हुई। राजीव ने कहा, आखिर कब तक झील ऐसे कंडीशन में रहेगी, इसका कोई कारगर इलाज नहीं है क्या? राजीव ने पूछा। तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा, झील के दिलो दिमाग पर उस दुर्घटना का जबरदस्त सदमा लगा है। इस सब के कारण डर और सदमा उसके अंदर तक गहराई से बैठ गया है। फिर डॉक्टर सुभा ने कहा, झील की कंडीशन पर हम दोनों ने डॉक्टर्स की एक टीम से बात की है। वो टीम इसी प्रकार के ट्रामा झेल रहे लोगों पर काम करते हैं। उन्होंने बताया कि यदि समय के साथ ऐसे लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उन पर ये ट्रीटमेंट अपनाते हैं। इसमें यदि वही घटना फिर से दोहराया जाए, पहले बेदर्दी और कठोरता से, फिर प्यार और नरमी से वही व्यवहार दोहराया जाए, तो हो सकता है कि डर के चरम के बाद प्रेम रूपी मरहम से इनका मानसिक संतुलन हो सकता है ठीक हो जाए। ऐसी संभावना है, पर ये इलाज कितना असर करेगा ये हम बता नहीं सकते। ये अलग अलग व्यक्ति पर ये अलग अलग असर करेगा। ये झील पर कितना असर करेगा ये भी वक्त ही बताएगा। हमारे हाथ में इलाज करना है, रिजल्ट तो समय ही बताएगा। राजीव ने पूछा,
फिर आप लोग कब से ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे? डॉक्टर गुप्ता ने कहा, अगर आप इस इलाज के लिए तैयार हैं तो हम उस टीम से अरेंजमेंट के लिए आज ही बात कर लेंगे और कल अरेंज करा देंगे। पर इसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। राजीव बोले, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर सुभा ने कहा, आप झील के बहुत करीब हैं। झील को आप बेहतर समझते हैं। चूंकि आप झील को बहुत प्यार करते हैं, आपसे बेहतर इस काम को कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी भावनाएं और आपका प्यार उसके मृत प्राय मन को, आत्मा को झंझोड़ कर जगा सकता है और उसे फिर से जीवन शक्ति दे सकता है। आपका प्यार ही उसके दिल को छू सकता है। वो किसी इलाज के पहुंच से बाहर हो गई है। सामान्य इलाज उस पर आशातीत असर नहीं कर रहा है। उसे विशेष इलाज की जरूरत है। राजीव बोले, आप लोगों को जो सही लग रहा है आप लोग वही करो। फिर राजीव झील के पास आकर बैठ गए। झील को नींद की दवा दी गई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। राजीव ने सोते हुए झील को देखा। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे के जैसे मासूम और प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। उसके बालों का एक लट उसके चेहरे पर आकर उसके गोरे चेहरे की सुंदरता पर चार चांद लगा रहा था। उसे झील के साथ बिताए हुए खूबसूरत पल याद आने लगे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। वो झील के बालों के लट को धीरे से चेहरे पर से हटाकर उसके बाकी बालों में मिला दिया। फिर धीरे से उसके गाल को चूम लिया। झील अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। राजीव ने हौले से उसे गले से लगा लिया। फिर धीरे धीरे से उसे झील के दिल की धड़कन महसूस होने लगी। झील नींद में ही धीरे से कसमसाई और करवट बदलकर लेट गई। राजीव उठकर वहीं स्टूल पर बैठ गए और सोती हुई झील को देखा और सोचने लगे, बस झील, अब जल्दी ही तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हारी आवाज सुनने को कान तरस गए थे। तुम्हारा प्यार पाने के लिए दिल तरस रहा है। जल्दी से तुम मुझे उस प्यार भरी निगाहों से देखोगी। अब ये दूरियां सही नहीं जाती हैं। पास रहकर भी हम दूर हैं। ये कैसी मजबूरी है। ये प्यार हमारा कितना इम्तिहान लेगा। अब बस हम हर इम्तिहान पर सफल होंगे, क्योंकि हमारा प्यार हमारे साथ है। कुछ समय और फिर हम दोनों और हमारे साथ हमारा प्यार होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम कभी एक दूसरे का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। जल्दी ही हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं हमारे बीच किसी भी चीज को नहीं आने दूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। राजीव कब तक ऐसे ही बैठा रहा और अपने ख्यालों में खोया रहा। तभी रोजी आई और मुस्कुराकर बोली, गुड इवनिंग। राजीव ने भी जवाब में गुड इवनिंग कहा। फिर राजीव से बोली, आप जरा बाहर जाइए, इनको कपड़े बदलने हैं और स्पंज बाथ भी देना है। राजीव बोले, ठीक है। दूसरे दिन राजीव से उस टीम और डॉक्टर सुभा और डॉक्टर गुप्ता की मीटिंग हुई। उसमें अरेंजमेंट के लिए तैयारियों पर चर्चा हुई। टीम ने जानना चाहा कि इन सब ट्रीटमेंट के दौरान रूम में किस तरह का इंटीरियर रखा जाए। वो झील के दिमाग में अनुकूल असर डाले, ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए जिसमें झील को अच्छा महसूस हो, उसे इस तनावपूर्ण और कष्टप्रद इलाज में सहजता महसूस हो, उसे ज्यादा ट्रामा ना झेलना पड़े। इसके लिए राजीव ने सुझाव दिया, हम दोनों अक्सर रोमांटिक गाने सुनते थे। वो सब गाने उस ट्रीटमेंट के दौरान चला सकते हैं। हो सकता है कि उसे अच्छा महसूस हो, उसे हमारे साथ बिताए प्यार भरे लम्हे याद आ जाएं, और हो सकता है उसे इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़े। फिर राजीव ने ये भी बताया कि वो दोनों कौन कौन से गाने साथ साथ सुना करते थे और उन लम्हों को प्यार में जिया करते थे। सारा अरेंजमेंट करने के बाद इस इलाज का समय भी वही रात का समय तय किया गया। इस इलाज को और प्रभावी बनाने के लिए वही समय और वही मौसम, बारिश, बिजली आदि का साउंड इफेक्ट भी डाला गया। पूरी व्यवस्था करने के बाद फिर निर्धारित समय का इंतजार किया गया। अब वो समय भी आ गया जिसका इंतजार राजीव और डॉक्टरों की टीम कर रही थी। उनकी पूरी नज़र और ध्यान इसी बात पर थी कि ये कार्य बेहतर ढंग से हो जाए। इसका पूरा असर झील पर पड़ने वाला था। देखने वाली बात यह है कि ये इलाज कितना असरदार साबित होता है। सारी व्यवस्था पर एक बार और नजर डाली गई, क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे। गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते थे, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर सकता था और सारी मेहनत बेकार हो जाती। फिर सही समय पर राजीव को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब बातें समझाकर और गलती से भी कोई गलती नहीं करने की सलाह देकर वहां भेजा गया जहां पर झील थी। राजीव अंदर से काफी नर्वस था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा, थोड़ी घबराहट होने लगी और उसका गला सूख गया। वो जाने से पहले एक गिलास पानी पिया। फिर माथे का पसीना पोंछकर उसने 2-3 बार गहरी सांस ली और फिर मन ही मन ये सोचकर कि मुझे झील को ठीक करने के लिए उसके साथ ये करना ही होगा। फिर वो झील के पास गए।
झील उस समय नींद की दवा के असर से बाहर निकलकर उसने धीरे धीरे से आंखें खोलीं। तभी अचानक से साउंड इफेक्ट से बारिश, गरज, चमक की आवाज सुनाई दी। झील डरकर बेड के एक कोने में जाकर गठरी जैसे बनकर बैठ गई। तभी फिर से जोर जोर के बादलों की गर्जन और बिजली की चमक के साथ बारिश सुनाई दिया। तभी राजीव वहां आया और वो झील के करीब पहुंचा। झील राजीव को अजीब नजरों से देखने लगी और डरकर बिस्तर के कोने में दुबक गई। झील घबराकर थर थर कांप रही थी और पसीने से लथपथ हो गई थी। राजीव झील के पास आकर उसे जबरदस्ती सीने से लगा लिया। झील राजीव के अचानक किए इस हरकत से घबराकर हाँफने लगी और खुद को राजीव से अलग करने की कोशिश करने लगी। तभी जोर से बादलों की गर्जन सुनाई दी और राजीव ने झील को और मजबूती से दबोच लिया। झील डरकर रोने लगी, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो राजीव के पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही थी। उसके आंसू बह बहकर राजीव की शर्ट को भिगोने लगा था। राजीव की आंखों में आंसू निकलने लगे। वो खुद को रोने से रोक नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। झील का डर और घबराहट में बुरा हाल था। आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो घबराहट में पत्ते के जैसे थर थर कांप रही थी। राजीव से झील की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो झील को छोड़कर कमरे से बाहर निकल आया और फपक फपक कर रो पड़ा। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं अपनी झील को इस दर्द में नहीं देख पाऊंगा। तो डॉक्टर सुभा ने उसे समझाया, आप प्लीज थोड़ा हिम्मत करके ये कर लो, ये झील के लिए जरूरी है। राजीव ने आंखें पोंछी और फिर झील के कमरे में गया। झील बिस्तर के कोने में दुबक कर अभी भी रो रही थी। वो रोती हाँफती झील को फिर से जबरन गले लगा लिया और उसे जबरन प्यार करने लगा। झील तड़पकर उसके पकड़ से निकलने के लिए मछली के जैसी फड़फड़ाती रही और इस कोशिश में फिसल कर फर्श पर गिर पड़ी। राजीव भी फर्श पर आकर उसे जबरदस्ती सीने से लगा लिया। इससे झील का दम घुटने जैसा हो गया। राजीव ने झील को इतनी जोर से सीने से लगाया कि झील को सांस लेना मुश्किल हो गया और उसे घुटन सी होने लगी और उसे अचानक से जोर से खांसी आने लगी और वो खांसने लगी। राजीव को एहसास हुआ कि उसने शायद झील को बहुत ताकत से गले लगा लिया। उसने झील को खुद से अलग किया और हल्के हल्के से उसकी पीठ पर थपकी दी। इससे झील को काफी आराम मिला। राजीव ने देखा झील का चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था। राजीव ने झील को बहुत धीरे से अपने आप से लिपटा लिया। झील भी लगातार जारी संघर्ष और खांसी इन सब से पस्त सी हो गई थी। वो बिना किसी विरोध के चुपचाप किसी अबोध बच्चे के जैसे उससे लिपटी रही। फिर राजीव ने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर अपना शर्ट उतार कर झील के करीब पहुंचा। झील डर के कारण सूखे पत्ते के जैसे कांप रही थी। उसका चेहरा डर की अधिकता से पीला पड़ गया था और वो घबराकर बिस्तर पर पीछे खिसकते हुए कोने में जाकर दुबक गई और आंखों में डर का भाव लिए हुए राजीव को देख रही थी। राजीव ने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। उसका दिल उसे कोस रहा था झील के साथ ऐसे बेदर्दी का व्यवहार करने के लिए, पर वो झील की भलाई के लिए उसे दर्द देने के लिए भी तैयार हो गया। पर वो जानता था कि वो ये सब झील के साथ ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा। उसकी हिम्मत झील की हालत को देखते हुए धीरे धीरे जवाब दे रहा था, पर उसने खुद को एक बार फिर से संभाला और झील को उसके मर्जी के खिलाफ फिर से जोर से सीने से लगा लिया और उसे जबरन प्यार करने लगा। झील अपने बचाव के लिए राजीव को खुद से अलग करने के लिए बहुत प्रयास किया। उसे जोर से झटक कर खुद से अलग कर लिया और फर्श पर खड़े खड़े थर थर कांप रही थी। राजीव उठकर फिर से झील के पास गए और झील को गले लगाना चाहा, पर झील इस बार अपने बचाव के लिए वायलेंट हो गई थी। जब राजीव उसके पास जाकर उससे जबरदस्ती लिपटने लगा तो वो पहली बार जोर से चीखी। वो अपने नाखूनों से राजीव के चेहरे, कंधे और जहां जहां उसके हाथ पहुंचे झील नाखूनों से खरोचने लगी। फिर उसके सीने पर खरोचने लगी। उस पर जैसे पागलपन सवार हो गया था। वो जोर जोर से चीखने लगी और चीखते चीखते बेहोश होकर राजीव की बाहों में झूल गई। फिर राजीव ने उसे गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटाकर चादर उड़ा दिया। फिर डॉक्टर्स की टीम ने आकर झील के कंडीशन को बहुत बारीकी से जांच किया और अंततः उन्होंने बताया ये ट्रीटमेंट आशा के अनुरूप हुआ है। राजीव को झील की हालत को देखकर चिंता हो रही थी। उसने जानना चाहा कि अचानक से झील फिर से डरकर बेहोश हो गई। ये चिंता वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर सुभा ने कहा, इस बार जब झील को होश आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो चुकी होगी। ये सुनकर राजीव को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, इनको कब तक होश आएगा?
तब डॉक्टर गुप्ता ने कहा, इस बार झील को नींद का इंजेक्शन भी दिया जाएगा, जिससे वो लंबे समय तक तन मन से पूरा आराम कर सके। पर झील तब तक होश में आएगी, खुद को तरोताजा महसूस करेगी, फिर उसके मन मस्तिष्क पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इसके लिए रोमांटिक गाने बैक टू बैक लगा दिए गए। डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो इस दौरान बार बार कम समय के लिए होश में आती रहेगी, फिर बेहोश हो जाएगी। वो काफी समय तक अर्ध बेहोशी की हालत में रहेगी, फिर करीब 20-25 घंटे के बाद ही पूरे होशो हवास में आएगी। राजीव को डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि आप घर जाइए, आज की रात झील गहरी बेहोशी और नींद में रहेगी। बाकी हम लोग इस पर आज रात पूरी निगरानी रखेंगे। आप आज बहुत थक चुके हो, घर जाओ और आराम करो। आपको भी आराम की आवश्यकता है, बाकी सब ठीक होगा। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। कल की नई सुबह आपके लिए नई खुशियां लेकर आएगा। आपको आपका प्यार इतने इम्तिहान से गुजर कर वापस मिल जाएगा। राजीव घर पहुंचा तो देखा रीना जी जाग रही हैं। राजीव बोले, मॉम आप अभी तक क्यों जाग रहे हो? तो रीना जी ने कहा, आज तो दिन भर घर नहीं आया, रात में भी अभी रात के 9 बजे आ रहा है, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें फोन लगाया तो फोन भी नहीं लगा। राजीव बोले, मॉम आप चिंता मत करो, अब सब ठीक है, झील भी ठीक हो जाएगी। रीना जी बोली, भगवान का शुक्र है कि झील ठीक हो रही है, अब तुम भी कुछ खाकर आराम करो। राजीव बोले, नहीं मॉम, मुझे बहुत थकावट हो रही है, खाने का मन नहीं हो रहा है, बस एक कप चाय बना दो फिर मैं सो जाऊंगा। रीना जी बोली, भले अभी खाने का मन नहीं करता, पर भूखे पेट अच्छे से नींद नहीं आएगी, थोड़ा कुछ खा लो तभी सोना, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रीना जी किचन की ओर चली गई। राजीव भी उठकर हाथ मुंह धोने चला गया। कपड़े बदलने और हाथ मुंह धोने के बाद राजीव को ताजगी महसूस हुई। वो डाइनिंग टेबल पर लौटा, तब तक रीना जी खाना गर्म करके प्लेट में परोस कर ले आई। वो जैसे ही राजीव के पास आकर बैठी और राजीव को देखकर बोली, अरे ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे और गर्दन पर, हाथों पर किस चीज के इतने खरोच लगे हैं? राजीव बात बनाकर बोले, अरे मॉम आप भी ना मेरी बहुत चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ। और ये खरोच गाड़ी चलाते समय एक कटीली झाड़ी के पास से गुजर गई थी और उसी झाड़ के कांटों से खरोच आ गया है। रीना जी बोली, तू भी ना बिल्कुल लापरवाही से गाड़ी चलाता है, चल तू खाना खा, मैं तब तक मलहम लेकर आती हूँ। रीना जी ने फिर राजीव के खाने के बाद अपने हाथों से उसके चेहरे और शरीर पर जहां जहां खरोच का जख्म था वहां मलहम लगाने के बाद बोली, जाओ ठीक से आराम करना। राजीव अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। आज उसे बहुत समय बाद अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कि टन का बोझ उसके ऊपर से हट गया हो। आज उसे अपना तन मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। राजीव सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। आज बहुत दिनों के बाद वो चैन की नींद सोया। वो सुबह काफी देर तक सोता रहा। रीना जी ने जब देखा कि राजीव अभी तक सो रहे हैं, तो वो उसके कमरे में जाकर उसको जगाते हुए बोली, राजीव उठो, सुबह के 11 बज गए। राजीव उठते हुए बोले, आज बहुत समय हो गया मॉम। फिर वो सीधे बाथरूम में नहाने चला गया। जब नहाकर बाहर आया तो वो बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया। आज उसका तन मन खिला खिला सा था। रीना जी ने राजीव के अंदर की खुशी जो बाहर तक छलक रही थी उसे महसूस किया और कहा, क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद इतने खुश दिख रहे हो। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी झील फाइनली ठीक हो जाएगी। फिर अपने शब्दों पर शर्मा गया। फिर झेप मिटाने के लिए बोला, आप मुझे चाय दो ना। रीना जी उसकी हरकत देखकर हंस पड़ी। राजीव वहां रुक नहीं पाया, शर्मा कर वहां से चला गया। रीना जी और जोर से हंस पड़ी। आज राजीव को ऑफिस भी जाना है। पिछले एक हफ्ते से जा नहीं पाया था, पर सबसे पहले वो हॉस्पिटल गया अपने प्यार से मिलने। झील उस समय बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। जब राजीव उसके पास गया तो वो बिल्कुल बेसुध होकर बच्चों के जैसे सो रही थी। राजीव को उस समय झील पर बहुत प्यार आया और वो शरारत करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने सोई हुई झील के गाल पर एक चुंबन किया। तभी रोजी आ गई। वो राजीव से बोली, ये क्या हो रहा है? राजीव इस बात पर शर्मा गया। फिर रोजी बोली, कोई बात नहीं, मैं तो आपको चिढ़ा रही थी। राजीव झेप गए। रोजी बोली, आपको पहली बार इतना ज्यादा खुश मिजाज देख रही हूँ, अच्छा लगता है। आपके चेहरे पर अभी तक मायूसी और चिंता ही देखा था, पर आज खुशी और शरारत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई विश आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। राजीव बोले, थैंक्स, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। फिर राजीव बोले, झील कैसी है? कल के ट्रीटमेंट का कुछ असर पड़ा क्या? रोजी बोली,
वो तो जब झील होश में आएगी तभी अच्छा सा पता चल पाएगा। तो राजीव ने कहा, ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। फिर वो ऑफिस के लिए निकल गए। आज ऑफिस में बहुत काम था। पिछले एक हफ्ते का काम इकट्ठा था। राजीव पूरे समय काम और मीटिंग में व्यस्त रहा। ऑफिस से निकलने में उसे रात के 11 बज गए। डिनर ऑफिस में ही ऑर्डर करके मंगवा लिया था। ऑफिस से राजीव सीधे हॉस्पिटल गए। झील को रात के 10 बजे करीब होश आया। होश में आने पर वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और कमरे को नजर घुमाकर देख रही थी। तभी रोजी और बुआ जी कमरे में आ गईं। बुआ जी को देखकर झील उससे लिपट गई। बुआ जी बोली, झील तुम्हें कैसा लग रहा है? झील बोली, ठीक लग रहा है बुआ। बुआ जी बोली, तुम्हें सही सलामत देखकर दिल को बहुत सुकून मिला है। रोजी ने बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही बोल रही हैं बुआ जी। फिर बुआ जी ने बताया, पिछले 2 हफ्तों से रोजी पूरे समय तुम्हारी देखभाल करती रही। झील ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोजी। तो रोजी ने कहा, इट्स ओके, ये हमारे काम का हिस्सा है और तुम तो इतनी प्यारी लड़की हो। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी देखभाल करके। तभी अचानक से उसे राजीव आते हुए दिखाई दिए। राजीव को देखकर झील को अचानक से अपने साथ हुई दुर्घटना याद आ गई। उसके अंदर बहुत कुछ टूट गया। उसके प्यार का सुनहरा सपना शीशे के जैसे छन करने से टूट गया। उसका मान रूपी दर्पण छन छन करके टूटता गया। वो राजीव का सामना नहीं करना चाहती थी, पर वो एकदम सामने आ गया। वो भी पहले जैसे हंसते मुस्कुराते हुए। झील का दिल दर्द से करा उठा। तब तक राजीव झील के पास आकर बैठ गए थे। फिर झील से पूछा, कैसा लग रहा है हमारी ब्रेव गर्ल को? झील की आंखों में आंसू डबडबा गए। वो धीरे से बोली, ठीक हूँ। राजीव ने उसकी भावुकता को समझकर कहा, झील बस अब एकदम ठीक हो जाओ। वो भी फटाफट से। झील ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। वो राजीव से दूर, बहुत दूर चली जाना चाहती थी, वो भी जल्दी ही। तभी वहां इंस्पेक्टर अर्जुन आ गए। उन्होंने झील को देखा और पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है झील? झील ने कहा, ठीक हूँ। इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, मैं आपके केस पर काम कर रहा हूँ, आपका बयान लेना है। क्या आप बयान दर्ज करा पाएंगे? झील ने कहा, जी जरूर, आप पूछिए। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने बाकी लोगों से कहा, प्लीज आप लोग कुछ समय के लिए बाहर जाइए, मुझे इनका बयान अकेले में लेना है। वो अपने साथ एक लेडी कांस्टेबल भी लेकर आया था। झील ने उस दिन के पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताना शुरू किया। कैसे वो शर्मा अंकल के बिल्डिंग तक गई थी, लिफ्ट में भी गई, पर बेकरी तक नहीं पहुंच पाई। उस दौरान लिफ्ट में उसके साथ किया हुआ था सब बारी बारी से बताया कि जब वो लिफ्ट में गई तो उसमें एक और आदमी भी आया जो देखने में जेंटलमैन लग रहा था, पर अकेले लिफ्ट में उसकी नीयत खराब हो गई। वो लिफ्ट में ही झील के साथ गलत हरकत करना चाहता था। वो झील को लिफ्ट का दरवाजा भी नहीं खोलने दे रहा था। अपने बचाव के लिए उसने बहुत संघर्ष करके लिफ्ट का दरवाजा खोला और वहां से भागकर टेरेस पर पहुंच गई। उस आदमी ने टेरेस का दरवाजा भी बंद कर दिया और उसके साथ बदसलूकी करने लगा। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम रही। मौसम भी बैरी हो गया था। जमकर बारिश और बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे और वो आदमी अपनी मनमानी करने में सफल हो गया। पर इस दौरान एक बिजली का तार खुला रह गया और उसमें से करंट लगातार प्रवाहित हो रहा था, जिसकी चपेट में वो आदमी बुरी तरह से आ गया। वो करंट में जलकर खाक हो गया और इस हादसे को जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो सदमे में सुध-बुध खो दिया। बस यही उस रात की कहानी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, जी कहिए। झील बोली, राजीव आपसे मेरे बयान के बारे में पूछेंगे ही, पर आप उन्हें बहुत मायनर बताएंगे। तो इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा, आप निश्चिंत रहिए झील, मैं राजीव को ऐसा कुछ खास नहीं बताऊंगा जिससे उसको दुख हो। मैंने आपको ढूंढते समय उनकी हालत देखी थी, पागलों जैसे हो गए थे। लोग कहते हैं कि मर्दों को रोना नहीं चाहिए, पर दुख और दर्द जब दिल में समा नहीं पाता तो आंसुओं के जरिए बाहर निकल आता है। मैंने उसे तुम्हारे लिए फूट फूट कर रोते हुए देखा है, बहुत बार टूटते बिखरते देखा है। आप बहुत लकी हो, राजीव आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। उनका रोना देखकर मजबूत दिल वालों की आंखों में भी नमी आ जाता था। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आप आराम कीजिए, अभी मैं चलता हूँ। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन वहां से चले गए। झील राजीव का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सोने का बहाना बनाकर लेट गई। वो अभी किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। तभी राजीव और बुआ जी आए। बुआ जी झील को लेटे हुए देखकर बोली, क्या हुआ झील, कैसा लग रहा है? तो झील बोली, थोड़ी थकावट लगी है बुआ जी, मैं आराम करना चाहती हूँ। प्लीज आप लोग भी घर जाइए, अगर मुझे कुछ जरूरत हुई तो रोजी है ना।
आप लोगों को भी आराम की जरूरत है। पूरे दिन भर से यहाँ थे, सुबह फ्रेश होकर आइए। पर राजीव और बुआ जी दोनों घर जाने को तैयार नहीं हुए। तो झील बोली, आप लोग मेरे किसी बात को नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं आप दोनों से बात नहीं करती। दोनों हार मानते हुए बोले, ठीक है, और बेमन से चले गए। झील अब अकेले में सोच रही थी, अगर मैं फिर इन सब से दूर चली जाऊं तो मेरे अपनों को बहुत दुख होगा। इससे बेहतर है कि मैं इस दुख के जहर को अकेले पी जाऊं। अभी अभी इन सब ने मेरे कारण बहुत दुख उठाया है, अब मैं इन्हें फिर से कोई भी दुख नहीं दे सकती। झील इस ऊहापोह में कब तक उलझती रही कि वो आखिर कैसे करे, कैसे राजीव को खुद से अलग और दूर करे। अगर बिना बताए वो राजीव के जीवन से दूर हुई तो वो फिर से उसे पागलों की तरह ढूंढेंगे। राजीव को भी इस प्यार का कितना इम्तिहान देना होगा। वो तो प्यार के हर इम्तिहान में सफल रहे हैं। हे भगवान, ये प्यार हमारा और कितना इम्तिहान लेगा। मैं कैसे राजीव के प्यार के बदले उसे प्यार दे पाऊंगी। मेरे प्यार के अमृत को किसी के गंदे इरादे ने जहर बना दिया है। इससे मैं तो तिल तिल मर रही हूँ, पर राजीव को इस जहर का शिकार नहीं बनने दे सकती। बहुत सोचने के बाद झील ने फैसला किया कि वो इस विषय पर राजीव से साफ साफ बात करेगी। मुझे मालूम है कि मैं राजीव से दूर गई तो वो जी नहीं पाएंगे, पर मैं राजीव के साथ कैसे इन सब के बाद जी पाऊंगी। उसने इस विषय पर और न सोचते हुए आराम करने का विचार किया, क्योंकि जितना सोच रही है उतना ही और उलझन बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राजीव हॉस्पिटल आ गए। झील उस समय अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। राजीव झील के पास आकर बैठ गए। उसे झील के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उसने पूछा, झील अब कैसा लग रहा है? थकावट दूर हुई? तो झील ने हामी सिर हिलाया। राजीव ने देखा आसपास कोई नहीं है तो उसे शरारत सूझी और वो झील के एकदम करीब पहुंच गया और उसे गले लगाकर चूम लिया। ये सब अचानक हुआ तो झील हड़बड़ा गई, पर राजीव को मजा आया। झील रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू डबडबा गए। तो राजीव ने उसे गले लगाया और पूछा, क्या हुआ, मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा? झील अब तक सब्र बांधकर बैठी थी, वो टूट गया और आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो राजीव से अलग होकर बोली, अब तुम्हारी झील पहले जैसी नहीं रही। उसे किसी के गंदे इरादे ने मलिन कर दिया है। मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम के लायक नहीं रही। मुझे अपने जीवन से बहुत दूर जाने दो। मैं तुम्हारे प्यार के एक बूंद अमृत के सहारे अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। तो राजीव ने झील के होठों पर उंगली रख कहा, झील के बिना ये राजीव मुरझा जाएगा, जी नहीं पाएगा। ये राजीव झील के आंचल में ही खिला रह सकता है। झील के आंचल में कीचड़ आने पर वो गंदा नहीं होता, वो तो सदा सर्वदा के लिए निर्मल रहता है। मेरा प्यार तुम्हारी पवित्रता और शुचिता का मोहताज नहीं है। मेरी नज़र में तुम कल भी पवित्र थी और आज भी उतनी ही पवित्र हो। मेरा प्यार आत्मा की गहराई से तुम्हें अपना बना चुका है। फिर हालात कैसे भी हों, मैंने तुम्हें तन मन आत्मा से प्यार किया है। मेरे लिए वो सिर्फ एक दुर्घटना मात्र है और तुम भी उसे एक सामान्य दुर्घटना ही मानो। मुझसे अलग होने का सोचना भी मत। इस बार मैं तुमसे दूर होकर जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर राजीव वहीं हताश होकर बैठ गया और अपने आंसुओं को झील से छुपाने के लिए वो झील की तरफ पीट करके बैठ गया। झील ने पीछे से कहा, मैंने आपकी चोरी पकड़ ली। आप अपना आंसू छुपाने के लिए मेरी तरफ पीट करके बैठे हुए हो। तो राजीव ने कहा, मर्द को भी दर्द होता है। क्या रोने का लाइसेंस भगवान ने सिर्फ तुम लड़कियों को दिया है? फिर दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े और राजीव ने झील को कसकर बाहों में समेट लिया। इस बार झील भी राजीव की बाहों में आकर खुद को महफूज अनुभव कर रही थी। झील ने राजीव से कहा, आपके कमबख्त इश्क ने बहुत इम्तहान लिया। तो राजीव ने हंसकर कहा, ठीक तो है, चीटिंग करके पास तो हो गई। झील ने मजा लेते हुए कहा, पर पेपर सेटिंग बहुत टाइट था बॉस। राजीव ने भी चौके पर छक्का लगाया और वहां पर गैस पेपर भी तो चुरा कर दिया था। एक बार फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। राजीव और झील दोनों की आंखों में हंसते हंसते आंसू निकल पड़े, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उनके हंसने की आवाज कमरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी और बाहर बुआ जी, रोजी, इंस्पेक्टर अर्जुन, रीमा, रीना जी, अशोक जी, शर्मा अंकल जी, आंसू सब खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। आज झील को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी और झील और राजीव के हंसने की आवाज सुनकर वो सब भी खुश हो रहे थे। भले ही प्यार ने इम्तहान लिया, पर प्रेमियों ने प्रेम के ही बल पर उस इम्तहान को पास कर लिया और आज वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे निकल पड़े अपनी दुनिया बसाने। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।